गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे 11 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को एंड तक आराम से रिलैक्स होकर देखिए, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आने वाली एग्जाम में हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ चाहिए तो क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर चले जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल होता है डेली करंट अफेयर का। वहां से आपको जिस भी डे का डेली करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से आप कलेक्ट कर लीजिए। चलिए शुरू करेंगे 11 दिसंबर के करंट अफेयर में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, दिसंबर 2024 में आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, नोट कीजिएगा। आरबीआई के अभी तक गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर थे आरबीआई के। अब इनके हटने के बाद 26वें गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है आरबीआई में, यह है संजय मल्होत्रा। आंसर हो जाएगा आंसर बी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के हम आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। ओके, डिटेल समझेंगे। देखिए यहां पर समझिएगा कि पहले भी क्वेश्चन आ चुका है आरबीआई गवर्नर से, तो हमें याद रखना पड़ेगा। संजय मल्होत्रा आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। किसके स्थान पर? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, शक्तिकांत दास के स्थान पर। ठीक है, संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के रूप में इनका जो टेन्योर है, इनका जो कार्यकाल है, वो 11 दिसंबर 2024 से शुरू होकर अगले 3 साल तक रहने वाला है। मतलब आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा 3 साल तक आने वाले समय में काम करेंगे। 25वें गवर्नर हो गए शक्तिकांत दास, 26वें गवर्नर हो गए संजय मल्होत्रा। आरबीआई की हम कैजुअली अगर हम बात करते हैं, आरबीआई के बारे में हमको पता होना चाहिए कि भारत का सेंट्रल बैंक है, बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो आरबीआई की होती है। भारत में मुद्रा विनिमय का काम आरबीआई करता है। जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है उसको रिजर्व करने का काम आरबीआई का होता है। तो इस तरीके से आरबीआई इन शॉर्ट बोलें तो इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, उसको नियंत्रित करने का काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। सबसे पहली बार आरबीआई की जो स्थापना है वो की गई थी 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी अंग्रेजों के शासनकाल में। इसके लिए बाकायदा एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट भी लाया गया था 1934 में, और इसके अलावा कुछ प्रावधान 1935 के एक्ट से भी देखने को मिलते हैं। तो ऑल ओवर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हो जाती है। महाराष्ट्र के मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, और पहली बार इसके जो गवर्नर बनते हैं एक अंग्रेज होते हैं, ये होते हैं ऑसबॉर्न स्मिथ। ये क्वेश्चन भी काफी एग्जाम में पूछा गया है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। 1935 में जब स्थापना हुई तो पहले गवर्नर हो जाते हैं ऑसबॉर्न स्मिथ, लेकिन अंग्रेज। तो पहले इंडियन गवर्नर कौन, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। इन्हीं के समय पर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। सीडी देशमुख पहले इंडियन गवर्नर आरबीआई के। वर्तमान में 26वें गवर्नर बने हैं आरबीआई के, कौन? तो यह है संजय मल्होत्रा। याद रहेगा, आरबीआई का काम मैंने आपको अभी बताया, भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको रेगुलेट करना, उसे संचालित करने का काम आरबीआई का होता है ना। बैंकों के विनियमन का काम इसका होता है, कमर्शियल बैंकों के कंट्रोल का काम इसका होता है, विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन का काम है ना आरबीआई का होता है, और भारत में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसे बनाने का काम भी आरबीआई का होता है। इन्फ्लेशन और इन सबको कंट्रोल भी आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है, इसकी मॉनेटरी पॉलिसी के आधार पर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस से, याद रखिएगा, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे की यहां पर बात की जा रही है। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे यह ऑब्जर्व किया जाता है, यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। पूरे वर्ल्ड में लोगों को अपने राइट्स के प्रति, जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उसके ह्यूमन राइट है, एज अ ह्यूमन होने के कारण उसको जो जन्म से प्राप्त हुए हैं ऐसे अधिकार,
स्वतंत्रता जीने की, खाने की, शुद्ध वायु की स्वतंत्रता, तो ये बहुत ही बेसिक नीड है जो कि एक इंसान को चाहिए। तो उन सभी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों को उनके राइट्स के प्रति अवेयर करने के उद्देश्य से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अब 2024 में जो ह्यूमन राइट डे मनाया गया, उसके थीम की बात करें तो अवर राइट्स अवर फ्यूचर राइट्स नाउ, या अवर राइट्स अवर फ्यूचर राइट नाउ, यह थीम है किसकी? तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे की 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं कि मनाया क्यों जाता है। अब मनाया कब से जा रहा है या कब घोषित किया गया था? तो 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अपनाया था, एक घोषणा पत्र को अपनाया था। इसके याद में, इस घोषणा पत्र को अपनाए जाने की याद में हर साल 1948 के बाद से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे मनाया जा रहा है 10 दिसंबर को। ठीक है, उद्देश्य अभी आपको पता चला, मानवाधिकारों के प्रति लोगों को अवेयर करना है ना, जो भेदभाव हैं समाज में, जो अन्याय हैं उनके विरुद्ध लोगों को अवेयर करना, अन्याय और भेदभाव के विरुद्ध काम करना, आवाज उठाना और मानवाधिकारों के संरक्षण को प्रोत्साहित करना। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। काफी एग्जाम में देखिए डे और थीम से क्वेश्चन आते हैं, और ह्यूमन राइट डे, वर्ल्ड ओजोन डे, है ना, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, तो काफी सारे डे हैं जो कि पूछे जाते हैं, तो हमें इनको याद रखना पड़ेगा। मेन तो याद रखना पड़ेंगे, उसमें से एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए देखिए रेलवे का टारगेट बैच, काफी स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि सर रेलवे का टारगेट बैच आप ऑफर में दीजिए, तो आप सभी के लिए आज रेलवे का टारगेट बैच मैं ऑफर में लेकर आया हूं, जहां पर देखिए आप रेलवे के इस टारगेट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। काफी सारी रेलवे की एग्जाम्स लाइनअप है, जिनके लिए आपको रिकॉर्डेड क्लासेस यहां पर अवेलेबल होती है। जितनी भी एग्जाम है रेलवे की, असिस्टेंट लोको पायलट, आरपीएफ, आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, इन सभी एग्जाम्स के लिए आप इस सिंगल टारगेट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, काफी नॉमिनल चार्जेस में। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इसके अलावा आपको हर टॉपिक की पीडीएफ आपके कोर्स में मिल जाती है, और आप साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे डायरेक्ट जाकर अवेल कर लीजिए। और जैसा कि आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कर लीजिए, हमारी जो सपोर्ट टीम है वो आपकी मदद कर देगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसकी बायलिंगुअल कोर्स से, तो आप किसी भी मीडियम के हैं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली इसे ज्वाइन कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए, वहां से डायरेक्ट अवेल कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिसंबर 2024 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा का निधन हो गया? तो एसएम कृष्णा की बात करें तो ये कर्नाटका के फॉर्मर सीएम के रूप में काम कर चुके हैं। हाल ही में एसएम कृष्णा का निधन हो गया, फॉर्मर सीएम किसके? कर्नाटका स्टेट के। ठीक है, तो दिसंबर 2024 में भारत के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं और कर्नाटका के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं एसएम कृष्णा 92 वर्ष की आयु में, क्योंकि एज ज्यादा थी तो 92 वर्ष की आयु में इनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। 1999 से 2004 तक कर्नाटक के सीएम के रूप में इन्होंने काम किया है। किसने? एसएम कृष्णा ने। इसके अलावा 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर के रूप में काम किया एसएम कृष्णा ने, और 2009 से 2014 तक कांग्रेस गवर्नमेंट में विदेश मंत्री के रूप में भी ये कार्यरत रहे। ठीक है, तो हाल ही में एसएम कृष्णा का निधन हो गया लंबी बीमारी के बाद, 92 वर्ष की आयु में। फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, इसके अलावा फॉर्मर सीएम रहे हैं। किस राज्य के? तो कर्नाटका राज्य के। अभी मैंने आपको कल के सेशन में शायद एक और सीएम के बारे में बताया था। आप पौंडीचेरी के एक फॉर्मर सीएम है एमडीआर रामचंद्रन, इनका भी हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो रामचंद्रन जी को भी याद रखिएगा, कृष्णा जी को भी याद रखिएगा, दोनों पूछे जा सकते हैं, तो यहां पर क्लियर हो जाता है। निम्न में से किसने WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता है? WTA प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें, विमेंस टेनिस एसोसिएशन का ये अवार्ड है
विमेन्स टेनिस एसोसिएशन देता है, तो महिला प्लेयर्स के लिए ये अनाउंस किया जाता है हर साल। अब विमेन्स टेनिस एसोसिएशन का WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 जो अवार्ड है, ये दिया गया है टेनिस प्लेयर आरेना सबालेका को। कहां से बिलोंग करती है जानते हैं? किस देश की महिला टेनिस प्लेयर है? बेलारूस की। काफी फेमस है, काफी सुर्खियों में रहती है। इवन ग्रैंड स्लैम भी इन्होंने 2024 में 2 जीते विमेन सिंगल के, तो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले यहां पर देखिए WTA विमेन्स टेनिस एसोसिएशन है, तो विमेन्स को यह खिताब देता है प्लेयर ऑफ द ईयर का। ठीक है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। देखो रेफरेंस क्वेश्चन यहां पर मैंने आपको दिया है, 2022 के एग्जाम्स में ये आए हुए हैं। देखिए WTA प्लेयर ऑफ द ईयर भी होता है और ATP प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिए जाते हैं, मतलब ATP अवार्ड भी दिए जाते हैं। यहां पर हम WTA अवार्ड की बात कर रहे हैं। इसकी विशेषता है कि महिला टेनिस प्लेयर को दिए जाते हैं, उनकी जो साल भर में जो सबसे बेस्ट गेम खेलता है टेनिस में, उसको दिया जाता है। ATP अवार्ड की बात करें तो ये पुरुष जो टेनिस प्लेयर है उनको दिया जाता है, जिन्होंने साल भर टेनिस में अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो, अच्छा परफॉर्म किया हो, तो उसे दिया जा सकता है ATP अवार्ड। अभी महिलाओं को दिया गया है WTA अवार्ड। तो WTA अवार्ड में प्लेयर ऑफ द ईयर महिलाओं को दिया गया, तो यह दिया गया आरेना सबालेका को। बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन, 4 ग्रैंड स्लैम में शुरुआत का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन और लास्ट का US ओपन, इन दोनों में विमेन सिंगल का जो खिताब है ना, वो आरेना सबालेका ने ही जीता है। बेलारूस की टेनिस प्लेयर है, तो साल भर इनकी उपलब्धियों के कारण इन्हें दिया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर WTA 2024 के लिए। ठीक है, अदर WTA अवार्ड्स की बात करें तो प्लेयर ऑफ द ईयर के अलावा आपसे पूछा जाएगा, इसकी संभावना कम है, लेकिन 2 प्लेयर और मैं आपको बता देता हूं। मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर एम्मा नेवरो अमेरिका की टेनिस प्लेयर है, और न्यू कमर ऑफ द ईयर लुलुसोन न्यूजीलैंड की महिला टेनिस प्लेयर है। इनको भी याद रखिएगा। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2024 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, इसने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है 2024 के लिए पोलराइजेशन को। एक वर्ड है पर्टिकुलर जो कि भिन्नता है ना, पृथक्करण, विभाजन, इसके लिए यूज किया जाता है ना। तो पोलराइजेशन है ना, पर्टिकुलर ये वर्ड है पोलराइजेशन, जिसे मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। हिंदी मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। वैसे 2 डिक्शनरी के और मैंने आपको वर्ड ऑफ द ईयर बताए थे, उनकी भी हम बात करेंगे, पर पहले आप यह समझिए कि यह मरियम वेबस्टर डिक्शनरी है ना, जो कि अमेरिका की एक डिक्शनरी है। इसने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है पोलराइजेशन को, है ना, भिन्नता या विभाजन के लिए इसका यूज किया जाता है प्रॉपर। लेकिन यहां पर डिक्शनरी ने जो इसका अर्थ बताया है ना, वो समाज या समूह की विचारधारा से लिया है। समाज होता है ना, एक सोसाइटी होती है, कोई समूह होता है, तो उनके विचारों में है ना, जो थिंकिंग है उसमें जो डिफरेंस होता है ना, अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक लेफ्ट है ना, एक राइट, वामपंथी, दक्षिणपंथी, एक विचारधारा, ये समाज की विचारधारा है। तो इसको केंद्र में रखते हुए इस वर्ड को नॉर्मली मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, विभाजन से ही इसका मतलब है, लेकिन समाज में जो विभाजन है लोगों के मध्य में सोचने की क्षमता के आधार पर, उसको लेकर पर्टिकुलर इस वर्ड को यूज किया जा रहा है, और यही अर्थ दिया है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने। तो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है 2024 के लिए पोलराइजेशन को मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, जो कि अमेरिका की एक डिक्शनरी है। इसके अलावा एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की हमने बात की थी, और एक कुलिंस डिक्शनरी भी मैंने आपको पहले पढ़ाई है। कुछ सेशंस पहले मैंने आपको बताया था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के बारे में। ब्रेन रॉट एक वर्ड है, इसको इसने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2024 के लिए। और कुलिंस डिक्शनरी की बात करें तो ब्रेट वर्ड को इसने 2024 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है।
तो 3 डिक्शनरी, तीनों के वर्ड ऑफ द ईयर 2024 आपको पता चल गए। वर्ष 2024 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2024 के लिए यह दिया जाएगा मिशेल बैचलेट को। आंसर ए, मिशेल बैचलेट की बात करेंगे। देखिए, इंदिरा गांधी अवार्ड से पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, यूपीएससी की एग्जाम में पूछा गया है, प्रीलिम्स में। ठीक है, इसके अलावा अदर एग्जाम्स में, एसएससी वगैरह में भी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो यहां पर जिनको मिला है पहले उनकी बात करते हैं। ठीक है, पीस, डिसआर्ममेंट और डेवलपमेंट के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 दिया गया एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मिशेल बैचलेट। इनकी बात करें तो चिली की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी है, फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुकी है चिली की, और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तो है ही। 2024 के लिए इन्हें प्रदान किया जाएगा। क्यों? देखिए, मिशेल बैचलेट को यह जो पुरस्कार है ना, एक तो जेंडर इक्विलिटी के लिए इन्होंने जो काम किया है, ह्यूमन राइट के लिए इन्होंने जो अपना योगदान दिया है, डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए, इसकी रक्षा के लिए इन्होंने जो प्रयास किए हैं इनके जीवन में, इसके लिए 2024 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अभी आपको पता है, मैंने कुछ सेशंस पहले आपको पढ़ाया था कि 2023 के लिए जो अवार्ड था ना, वो अभी 2024 में दिया गया है ना। नवंबर 2024 में लास्ट मंथ ही अर्जेंटीना के डेनियल बेरेनबोइम और फिलिस्तीन के अली अबू अव्वाद, इन दोनों को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। 23 से अभी दिया गया, और अब 24 वाले अवार्ड की अनाउंसमेंट की गई है कि 2024 में किसे दिया जाएगा, तो यह मिशेल बैचलेट को दिया जाएगा। कहां की है? चिली की फॉर्मर प्रेसिडेंट। ठीक है, ओके सर, ये अवार्ड क्या है? इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट और डेवलपमेंट, ये पुरस्कार क्या है? तो एक वार्षिक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसका नाम भारत की जो फॉर्मर पीएम है इंदिरा गांधी, इनके नाम पर रखा गया है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भाई नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, जिन्होंने शांति के लिए काम किया हो, निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए काम किया हो, डेवलपमेंट के लिए काम किया हो, XYZ कैसा भी हो, तो उस व्यक्ति को, ऑर्गेनाइजेशन को इंदिरा गांधी अवार्ड दिया जा सकता है। शुरुआत की गई थी 1986 में। देता कौन है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, यह देता है। 25 लाख रुपए पुरस्कार राशि। कुछ इंपॉर्टेंट विनर्स की बात करें जो कि इंडिया से, तो कुछ अलग भी हैं, जैसे एंजेला मर्केल, चांसलर थी जर्मनी की, 2013 में इन्हें इंदिरा गांधी अवार्ड दिया जा चुका है। इसके अलावा इसरो को 2014 में दिया गया था, इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है ना। फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह को 2017 में यह अवार्ड दिया गया था। प्रथम एनजीओ है इंडिया का, 2021 में दिया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड द ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनको 2022 के लिए दिया गया था इंदिरा गांधी अवार्ड। ठीक है, ओके। भारत के किस मंदिर को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को का है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2024। यह हाल ही में दिया गया है अभय सहायेश्वरर मंदिर को। आंसर बी, अभय सहायेश्वरर मंदिर कहां देखने को मिलता है? तो तमिलनाडु के तंजावुर में यह मंदिर देखने को मिलता है, तमिलनाडु में, जिसे यूनेस्को ने यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2024 से हाल ही में सम्मानित किया है। क्यों दिया गया इस मंदिर को पर्टिकुलर ये अवार्ड? तो देखिए, इस मंदिर को मॉडर्न कंजर्वेशन साइंस और ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस का साथ एक साथ उपयोग करके मंदिर को पुनर्जीवित करने के लिए अवार्ड दिया गया है। एक तो जो ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन है ना, जो प्रैक्टिसेस है भारतीय इतिहास में, भारतीय संस्कृति में, उसके साथ मॉडर्न कल्चर या साइंस को अपनाते हुए इस मंदिर को पुनर्जीवित किया है तमिलनाडु के तंजावुर में। इसीलिए यूनेस्को ने इसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है। ये जो मंदिर है ना, नॉर्मली चोल राजवंश के द्वारा बनवाया गया है दक्षिण भारत में। राजा चोल, जो कि चोल वंश के, कभी चोल डायनेस्टी के शासक रहे,
ठीक है ना, इनके पूर्वजों ने बनवाया था। तो चोल शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। बाद में फिर रिकंस्ट्रक्ट भी किया गया है, काफी बार मरम्मत कार्य करवाया गया है। आसपास के क्षेत्रों का भी विकास किया गया, जैसे कुलोत्तुंग चोल या फिर विक्रमा चोल, ऑल ओवर चोल डायनेस्टी, इनके द्वारा निर्मित किया गया था अभय सहायेश्वरर टेम्पल को। तो आंसर हो गया हमारा अभय सहायेश्वरर टेम्पल को दिया गया यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2024 के लिए यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, ये जो अवार्ड है ना, ये यूनेस्को के द्वारा कल्चरल हेरिटेज साइट्स के संरक्षण के लिए किसे दिया जा सकता है। 2000 में शुरुआत की गई थी, वर्ष 2000 में, और यूनेस्को अवार्ड प्रदान करता है। दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र राज्य का विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है। महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन हुए थे, आपको मैंने प्रोटेम स्पीकर के बारे में भी बताया था। अभी महाराष्ट्र में जो असेंबली है ना, उसके स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बने हैं, ये हैं राहुल नार्वेकर। आंसर डी, राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और इन्हें निर्विरोध चुना गया है, मतलब इनके सामने कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हुआ था, निर्विरोध। आपको पता है 14th लेजिस्लेटिव असेंबली है महाराष्ट्र में वर्तमान में, जिसके इलेक्शन हुए थे। अध्यक्ष चुने गए हैं विधानसभा के राहुल नार्वेकर, लगातार दूसरी बार। ठीक है, 1960 में जब राज्य का गठन हुआ ना, उसके बाद से राहुल नार्वेकर दूसरे ऐसे व्यक्ति है जो कि 2 बार अध्यक्ष बने हैं, क्योंकि इनके पहले बाला साहेब भारदे महाराष्ट्र विधानसभा के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं लगातार, ये पहले व्यक्ति थे। और अब लगातार 2 बार महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं राहुल नार्वेकर। ठीक है, कुछ समय पहले ही महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ ली है देवेंद्र फडणवीस ने, और उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं एकनाथ शिंदे और अजित पवार। हाल ही में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए नोटिस दिया गया है। तो देखिए, आपको पता है जो राज्यसभा का सभापति होता है, अब मैंने आपको इंडियन पॉलिटी में पूरा पढ़ाया है, वैसे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इंडियन पॉलिटी का बैच ज्वाइन कर लेना। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, मेरा बैच है, काफ़ी डेप्थ में मैंने इंडियन पॉलिटी को वहाँ पर आपके लिए पढ़ाया है, ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी नॉमिनल चार्जेस में आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा एक एक चीज़ इंडियन पॉलिटी की छोटी छोटी, जिससे आपको भारतीय राजनीति को समझने में भी मदद मिलेगी। ओके, तो यहां पर देखिए, वैसे हम बात कर रहे हैं, अभी क्या हुआ है कि जो विपक्ष है ना, जो इंडिया अलायंस है, उसने क्या किया है कि इंडिया अलायंस भी बोलते हैं ना, इन्होंने क्या किया है कि जो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए नोटिस दिया है। ठीक है, अब जो राज्यसभा के सभापति होते हैं ना, एक्चुअल में वो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रावधान है पद से, या सभापति बोल ले एक ही बात है, राज्यसभा के सभापति को हटाने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 67 के सब क्लॉज बी में देखने को मिलता है। 67 के सब क्लॉज बी में यह है जगदीप धनखड़। आज जो विपक्ष है ना, उन्होंने कहीं ना कहीं इनके खिलाफ कंप्लेंट की है कि भैया ये पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ झुक के काम कर रहे हैं। तो इनको हटाने के लिए आर्टिकल 67 बी के तहत एक नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया गया है सदन में। 70 सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं विपक्ष के, कि भैया अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए जगदीप धनखड़ के खिलाफ। अब लाया जाएगा वो बात की प्रोसेस है, अभी केवल नोटिस दिया गया है, लाया नहीं गया। हम बात कर रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। तो देखिए, किसी भी गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसको हटाने के लिए या किसी व्यक्ति को हटाने के लिए सदन में जो विपक्ष होता है ना, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है किसी व्यक्ति या फिर सरकार को हटाने के लिए, बर्खास्ती के लिए। ठीक है, एक संसदीय प्रक्रिया है, एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, इसको ऐसे समझो। अब क्या होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 67 बी सब क्लॉज जो बी है, वो उपराष्ट्रपति को हटाने की बात करता है। और इनको अगर हटाना है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा के सभापति ही भारत के उपराष्ट्रपति हैं, पहली चीज।
और उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 67 के सब क्लॉज बी में उल्लेखित है। अब अगर उपराष्ट्रपति को या राज्यसभा के सभापति को उनके पद से हटाना है तो जो प्रस्ताव है ना हटाने संबंधित नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो हमेशा राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा में नहीं लाया जा सकता, राज्यसभा में ही आएगा और इसकी सूचना 14 दिन पहले राज्यसभा के सभापति को मतलब उपराष्ट्रपति को देनी पड़ेगी। अब जैसे ही राज्यसभा में, लोकसभा कभी भी उपराष्ट्रपति को या राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए प्रस्ताव नहीं ला सकता, राज्यसभा ही लाएगी, लोकसभा नहीं ला सकती। अब जैसे ही प्रस्ताव आ जाता है तो उसे सदन में, राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होना चाहिए, मतलब सदन के, राज्यसभा के जितने भी मेंबर है ना, जितने भी मेंबर संख्या है उसका बहुमत चाहिए। ठीक है, जितनी भी मेंबर संख्या है, जैसे फॉर एग्जांपल राज्यसभा में मान लो 200 लोगों की सीट है, मान लो अधिकतम 200 लोगों की सीट है, तो 100 प्लस 101 वोट चाहिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पूर्ण बहुमत जिससे कहा जाता है, पूर्ण बहुमत चाहिए होगा। अब अगर वो वहां पर पास हो जाता है तो फिर लोकसभा की भी उस पर सहमति चाहिए, मतलब लोकसभा में भी वो बाद में पास होना चाहिए, लेकिन रखा जाएगा राज्यसभा में। अगर दोनों सदनों में सहमति बन जाती है, पास हो जाता है हटाने संबंधित बिल, तो उपराष्ट्रपति को मतलब राज्यसभा के सभापति को उनके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो एक प्रोसीजर है, मैंने आपको बता दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 67 के सब क्लॉज बी में। आई होप समझ में आया होगा, इजी वे में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, सिंपल सी चीज थी, अभी इंडियन पॉलिटिक्स में हमको देखने को मिल रही है, आप भी सुन रहे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है भाई पार्लियामेंट, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन, सिप्री की टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज कंपनीज इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 में भारत की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी HAL कौन से नंबर पर है? तो सिप्री की ये रिपोर्ट है, समझना, टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग मिलिट्री सर्विसेज कंपनी, मिलिट्री सर्विसेज या फिर जो आम सेना के लिए हथियार बनाती है, वेपन्स बनाती है, उन कंपनियों की टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट है सिप्री की 2023 के लिए। इसमें इंडिया की HAL को 43 नंबर पर रखा गया है, 43वें नंबर पर रखा गया है। ठीक है, टॉप 100 कंपनीज को इसने इंक्लूड किया है वर्ल्ड की अपनी इस रिपोर्ट में, सिप्री ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड 43 नंबर पर रखी गई, इंडिया की है। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसको 67 नंबर पर रखा गया। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को 94 नंबर पर रखा गया। ठीक है, तीनों जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो डिफेंस कंपनी है ना, इनकी टोटल अगर हम आय देखें 2023 में टोटल, तो ये 6.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है, जो कि 2022 से जो 6.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी उससे कहीं ज्यादा बढ़ी है ना। तो पहले 6.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी और अब ये बढ़कर हो गई है 6.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर। डेटा आपको इनकी इनकम का याद नहीं रखना पड़ेगा, पर सिप्री की रिपोर्ट है तो याद रखना इंडिया की टॉप कंपनी कौन सी है 100 कंपनीज में से, तो ये है HAL 43 नंबर पर। पहले नंबर पर किसे रखा गया? तो सिप्री की जो रिपोर्ट है टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज कंपनी, इसमें पहले स्थान पर यूएसए की कंपनी है। वैसे टॉप 5 यूएसए की ही कंपनी है, लेकिन पहली याद रख लो यह है लॉकहीड मार्टिन, यूएसए की डिफेंस कंपनी है जिसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा है, तो यह पहले नंबर पर है सिप्री की रिपोर्ट में। HAL को 43 नंबर पर रखा गया है ऑल ओवर द लिस्ट, जो पूरी लिस्ट है उसमें 100 नंबर पर रखा गया है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो यहां पर 11 दिसंबर के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर की, रिवीजन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कल के सेशन का? 9 दिसंबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से बीमा सखी योजना की शुरुआत की? तो यह हरियाणा के पानीपत से। दिसंबर 2024 में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के पूर्व CM MDR,
ठीक है, रामचंद्रन का निधन हो गया। तो अभी हमने बात की थी पुडुचेरी के पूर्व सीएम रह चुके हैं। दिसंबर 2024 में बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव को नियुक्त किए गए, तो ये बने हैं देवजीत सेकिया। बांग्लादेश ने किस देश को हराकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 जीता है? तो किसको हराया भाई? इंडिया को, है ना। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2024 की थीम क्या है? तो यूनाइटिंग विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन शेपिंग टुमारोस इंटीग्रिटी, आंसर ए। मलेशिया में आयोजित एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 में मेडल टेली में इंडिया कौन से स्थान पर रहा? तो इंडिया रहा है मेडल टेली में 5वें स्थान पर। किस स्थान पर 4th इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन किया गया 2024 में? तो नई दिल्ली में किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की कितने फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये 11 फीट ऊंची प्रतिमा है राजस्थान के जोधपुर में। किस भारतीय जोड़ी ने गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला डबल्स का खिताब जीता है? तो अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रिस्टो। हाल ही में आईएनएस तुशील को कहां पर नौसेना में शामिल किया गया? तो आईएनएस तुशील इंडियन नेवी में शामिल किया गया कलिनिनग्राद में, जो कि रशिया में स्थित है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन में हमने समझे थे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देखिए। पहला क्वेश्चन क्या था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। हराया किसको था? सिराजुद्दौला। संविधान का आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग इंपीचमेंट से संबंधित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है। 2025 में G20 समिट के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो 20वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा G20 समिट के 2025 में। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। और इस साल 2024 में 19वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? ब्राजील में, है ना। अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा कौन थे? किस एक्ट के माध्यम से राज्य और केंद्र का बजट अलग अलग किया गया था? और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तीनों ही क्वेश्चन ध्यान से नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिए। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे कल के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।